हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो लेखपाल का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी ट्रिपल एसएससी के द्वारा, उसके लिए जो घटना चक्र की बुक आई हुई है, लेखपाल परीक्षा मार्गदर्शिका सामान्य ज्ञान, इस बुक को पूरा अपलोड करेंगे और उस बुक के पूरे मैटर्स को देखेंगे। तो आइए आज हम लोग इसमें ये देखते हैं कि मुग़ल साम्राज्य के बारे में इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग क्या शुरू करेंगे, मुग़ल साम्राज्य। हिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे, साइंस करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो मुग़ल साम्राज्य में जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो क्या क्या है। पहला, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। अगर आपसे पूछा जाता है कि बाबर का पूरा नाम क्या था, तो बाबर का पूरा नाम क्या था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। देखिए, 1526 तो सबको पता है, लेकिन ये कब हुआ था, 21 अप्रैल को हुआ था। यह बात इस बुक में मिल जाएगी। अगला पॉइंट, 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यानी 21 को युद्ध शुरू होता है और 26 तारीख को ख़त्म और 27 को अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में ही तोपों का प्रयोग हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि सबसे पहले तोप का प्रयोग भारत में कहाँ हुआ, तो पानीपत के पहले युद्ध में हुआ। किसने किया था, बाबर ने किया था, और यही इसके जीतने का रीजन भी रहा। अगला पॉइंट, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। 17 मार्च 1527 को दूसरा युद्ध होता है। अगला पॉइंट, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा जिहाद का नारा दिया गया था। जिहाद का नारा दिया गया यानी मतलब है कि ये राणा सांगा से हारने के कगार पे रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ, क्योंकि जब जिहाद का नारा दिया तो एक अलग रूप में चला गया होगा युद्ध, जिसके कारण राणा सांगा पराजित हो गया। अगला पॉइंट, इस युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी या काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की। अगर पूछा जाता है गाजी की उपाधि कब धारण की, तो राणा सांगा को पराजित करने के बाद या खानवा युद्ध के बाद। अगला पॉइंट, घाघरा का युद्ध मई 1529 में बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ और बाबर द्वारा यह आखिरी युद्ध था। बाबर के द्वारा जो आखिरी युद्ध था वो कौन था, घाघरा का युद्ध। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, उनमें से एक है विजयनगर और दूसरा है मेवाड़। ठीक है ना। तुजुक ए बाबरी जो है किसके द्वारा लिखी गई है, यह बाबर के द्वारा खुद लिखी गई है। फिर देखते हैं हम लोग, अकबर ने अब्दुल रहीम खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी भाषा में रूपांतरण करवाया। अकबर ने इसको ट्रांसलेट करवाया। ठीक। अगला पॉइंट, 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई। तो हुमायूं की जान किसने बचाई थी, तो ये था एक भिस्ती था जिसका नाम था क्या, निजाम। और वह युद्ध कौन सा था, चौसा का युद्ध था। किसके खिलाफ था, शेरशाह सूरी से। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। अगला पॉइंट, 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। शेरशाह ने अपने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। ठीक है, सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन कौन शुरू कर रहा है, शेरशाह। शेरशाह ने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। तो यानी अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि शुद्ध चांदी का रुपया किसने चलाया था, तो शेरशाह सूरी ने। रुपया और दाम की विनिमय दर 1:64 थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, रुपया और दाम, 1 रुपया जो है वह 64 दाम के बराबर होता था। अगला पॉइंट, हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दीन पनाह में 1569 से 70 के बीच में करवाया था। यानी हाजी बेगम कौन थी, हुमायूं की वाइफ थी। फिर देखते हैं हम लोग, शेरशाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर कहा कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। यह इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि किसने ये कहा था कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। तो ये कहा था किसने, शेरशाह सूरी ने।
शेरशाह का मकबरा बिहार के शाहाबाद में सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पे बना है। कहीं कहीं तालाब मिलता है और कहीं कहीं ये झील मिलता है। ठीक है, तो झील हो या तालाब हो दोनों सही है। दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण दिल्ली स्थित पुराना किला के भवनों का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यहाँ किला, एक कुहना मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह द्वारा बनवाए गए थे। फिर हम लोग देखते हैं कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की। यानी पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था कौन किया है? तो यह किया है शेरशाह सूरी ने। फिर देखिए, अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। यह भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि अकबर ने किन हिंदुओं के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो कछवाहा राजपूत थे ये। फिर देखिए, बिहारीमल या भारमल, ये दोनों नाम एक ही हैं। पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की। अगला पॉइंट, अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। फिर देखते हैं हम लोग, माहम अनगा के पुत्र अधम खां को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खां की हत्या कर दी थी। तो अगर कभी पूछा जाए अकबर ने किसकी हत्या की थी, तो अधम खां की। फिर देखिए, दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला, हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ठीक है, अगला पॉइंट, अकबर ने अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा था। नेक्स्ट पॉइंट, राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि राणा प्रताप की मृत्यु के बाद इनके जो पुत्र थे राणा अमर सिंह, इन्होंने 1615 में जहांगीर से संधि कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को है। ठीक है ना। फिर देखिए, अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत अकबर ने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। यानी इसने सीधे सीधे 1562, 63 और 64 में इसने 3 काम किए। 62 में इसने क्या किया? दास प्रथा को ख़त्म किया, फिर तीर्थकर को ख़त्म किया और फिर जजिया को। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया, जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके। और ये प्रथा की शुरुआत अगर पूछे किसने किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, 1574-75 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किए। अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है ना, किस पर आधारित थी अगर पूछे तो दशमलव प्रणाली पर। मुगल मनसबदारी प्रथा जो है मध्य एशिया से ली गई थी। यह कहाँ का कॉन्सेप्ट था? मध्य एशिया का। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में शुरू की थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अकबर ने शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन किया। ये लिया कहाँ से था? मध्य एशिया से। और इसका नाम क्या उसने रखा? जब्ती प्रणाली। एक तरीका हुआ करता था जब्त करने का। ठीक है ना। फिर देखते हैं हम लोग कुछ कि मुगल बादशाह जिन्होंने कुछ उपलब्धियां हासिल की या उपलब्धियां अपने नाम रखी हुई थी, जैसे शासक बाबर की जो उपाधियां थी वह पादशाह, मिर्जा या गाजी। यानी बाबर ने 3 उपाधियां ली हुई थी, गाजी का, मिर्जा का और पादशाह का। हुमायूं ने नसीरुद्दीन मोहम्मद। अकबर, इसी को जलाल भी कहते हैं। ठीक है ना। इसने जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की थी। जहांगीर, इसी का नाम था सलीम। यानी सलीम और जहांगीर दोनों एक ही हैं। इसने जो उपाधि ली थी वह था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। शाहजहां खुर्रम, तो शाहजहां खुर्रम ने जो लिया था वह था अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण सानी। फिर देखते हैं हम लोग औरंगजेब ने जो लिया था वह
अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं मोहम्मद मुअज्जम जो था ये बहादुर शाह की उपाधि धारण करता है। मुइजुद्दीन ये जहांदार शाह की उपाधि से अपने आप को धारण करता है। और अजीजुद्दीन जो है यह आलमगीर सेकंड के। अली गौहर ये आलम शाह सेकंड, रफ़ी-उद-दौला शाहजहां सेकंड और रोशन अख्तर मोहम्मद शाह। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष यानी 1580 ईस्वी में आईने 10 साला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था, इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहते हैं। आगे देखेंगे अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की 10 साला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, फिर देखिए जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान ए मजाहिब में पहली बार दीन इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया था। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा। यानी स्थापत्य कला का मोती किसे कहा जाता है? तुर्की सुल्ताना के महल को। अकबर ने 1582 में तौहीद इलाही या दीन इलाही की स्थापना की। 1582 में दीन इलाही धर्म की स्थापना करता है। फिर देखिए इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं ने केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दीन इलाही धर्म को किस हिंदू शासक ने स्वीकार किया था, तो आपका आंसर क्या होगा? बीरबल। ठीक है ना। कुछ मुगलकालीन साहित्य हैं और उनके लेखक। बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखा गया है। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा। तुजुक ए जहांगीर के द्वारा। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा और खुलासत उत तवारीख सुजान राय के द्वारा। फुतुहाते आलमगिरी ईश्वरदास नागर के द्वारा। नुस्खा-ए दिलकुशा भीमसेन बुरहानीपुरी के द्वारा और तबकाते अकबरी निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखा गया है। आइए फिर देखते हैं अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। तो अकबर का राजकवि अगर पूछा जाए तो कौन था? फैजी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूनी तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों ने सम्मिलित प्रयत्नों से किया था। यानी पूछा जाए कि रज़्मनामा किसका ट्रांसलेट किया गया था, तो रज़्मनामा में महाभारत को किया गया। फिर देखिए बदायूनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। यानी अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? तो ये कौन था? मोहम्मद हुसैन। आइए हरि विजय सूरी वह जैन साधु था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहा एवं जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मुगल बादशाह में एक अन्य विद्वान जिन चंद्र सूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान भी कहा गया। ठीक है ना। यानी युग प्रधान किसकी उपाधि थी? तो ये थी जिन चंद्र सूरी की उपाधि थी। युग प्रधान जो है जिन चंद्र सूरी की उपाधि थी। मुगलकालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग अकबर द्वारा किए गए कुछ सुधार हैं। दास प्रथा का अंत 1562 में किया। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563 में किया। जजिया कर की समाप्ति 1564 में किया। इबादत खाना की स्थापना इसने 1575 में किया था और मजहर की घोषणा की थी 1579 में और दीन इलाही की घोषणा उसने की थी 1582 ईस्वी में। आइए फिर देखते हैं हम लोग राल्फ फिंच, ये जो है 1583 से 86 ईस्वी तक फतेहपुर सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। अगर पूछा जाए पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था, तो ये राल्फ फिंच था। और कहाँ पहुंचा था? फतेहपुर सिकरी और आगरा। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। नेक्स्ट पॉइंट,
1578 ईस्वी में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना का द्वार खोल दिया था। 1578 में सभी लोगों के लिए ओपन कर दिया गया। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं, एक छोटी सी लिस्ट है जिसमें मुगल बादशाह के मकबरे और उनकी स्थिति है। तो बाबर का जो मकबरा है वह है काबुल में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का मकबरा आगरा या सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर या शाहदरा में है, शाहजहां का जो है यह आगरा में है, और औरंगजेब का औरंगाबाद या इसी का दूसरा नाम दौलताबाद है। अकबर के समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में मजहरनामा की घोषणा की। शेख मुबारक ने तैयार किया था, यानी अकबर ने जिस मजहरनामा की घोषणा की तो उसको तैयार किसने किया था? उसको तैयार किया था अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने। नेक्स्ट पॉइंट, मजहर को स्मिथ और वुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा। ठीक है, अगला पॉइंट, मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की। अगर पूछा जाए कि अकबर ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, तो अकबर ने सुल्तान आदिल और इमाम आदिल की उपाधि धारण की। नेक्स्ट पॉइंट, आगरा के किले में 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक 22 वर्ष 24 दिन की अवस्था में हुआ। उसने नसूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण की। सबसे पहले गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? तो वो पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे? बाबर। ठीक है ना। अगला, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। नेक्स्ट पॉइंट, 1615 में राणा अमर सिंह तथा मुगल बादशाह जहांगीर के मध्य चित्तौड़गढ़ की संधि हुई। फिर हम लोग देखेंगे कुछ प्रसिद्ध स्थापत्य कला एवं उसका निर्माण और उसको कब बनाया गया। आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट को बनवाया किसने? अकबर ने 1565 से 1573 के बीच में। नेक्स्ट, फतेहपुर सिकरी, इसको भी अकबर ने बनवाया 1571 से 1585 ईस्वी के बीच में। चार मीनार को बनाया है कुली कुतुब शाह ने 1591 में। निशात बाग, ये आसिफ खान ने बनवाया 1633 में। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया 1631 से 1648 के बीच। जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया है 1650 से 1656 ईस्वी के बीच में। लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया, और ये कब बनवाया? 1638 से 1648 के मध्य। हवा महल जयपुर का, इसको सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया है। कब? 1799 ईस्वी में। चलिए और देखते हैं हम लोग। विलियम हॉकिंस 1608 से 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार आगरा में भेजा जाने वाला पहला ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का अंग्रेज राजदूत था। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला यह पहला अंग्रेज भी था। तो अगर पहला अंग्रेज पूछा जाए जो कि मुगल दरबार में आया तो वो था कौन? विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आने वाले दूसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व करता सर थॉमस रो जहांगीर से अजमेर में मिला था। ठीक, जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि देकर आर्मीनिया की एक स्त्री से उसका विवाह कर दिया। यानी अगर पूछा जाए कि जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी थी, तो ये विलियम हॉकिंस को दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, पीटर मुंडी ब्रिटेन का यात्री था जो शाहजहां के समय भारत आया था। अगला पॉइंट, जहांगीर के समय सर्वोत्कृष्ट चित्रकार उस्ताद मंसूर खां और अबुल हसन थे। ठीक, अगला पॉइंट, सम्राट जहांगीर ने उन दोनों को क्रमशः नादिर उल अस्त उस्ताद मसूद को और नादिर उल जमा अबुल हसन को उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था, जबकि अबुल हसन को व्यक्ति चित्र में महारत हासिल थी। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी और उसका नाम तुजुक ए जहांगीरी रखा। ठीक है ना। तो जहांगीर की जो आत्मकथा है, अगर पूछा जाए किस भाषा में लिखी गई है, तो वह लिखी गई है फारसी में। नेक्स्ट पॉइंट, एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 के मध्य में अपने पिता मिर्जा गयास बेग की याद में बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, यह पहली कृति है जो पूर्णतया संगमरमर से बनाई गई है। अगर पूछा जाए कि हिस्ट्री में सबसे पहली कृति जो पूरी तरह से संगमरमर से बना है, तो वह है एतमादुद्दौला का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सिकरी में है,
और शेख सलीम चिश्ती जो था यह अकबर का समकालीन था। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट, लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। अगला पॉइंट, महामद खान ने वर्ष 1626 में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। यानी जहांगीर के विरुद्ध किसने विद्रोह किया था? तो महामद खान ने। नेक्स्ट, 5 जनवरी 1592 को लाहौर में शहजादा खुर्रम का जन्म हुआ। फिर देखते हैं कुछ मुगल शासक एवं उनके प्रसिद्ध नाम। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं। फर्रुख सियर को जो है घृणित कायर कहा जाता है। और रफ़ी उद दरजात इसको कठपुतली शासक कहते हैं। मोहम्मद शाह को कई बार पूछा गया है कि रंगीला बादशाह किसे कहते हैं, तो वो था मोहम्मद शाह। बहादुर शाह फर्स्ट को शाह बेखबर और बहादुर शाह सेकंड इनको जफर कहते हैं। इसकी माता मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी। ठीक है ना, ये किसकी माता की बात कर रहा है? ये खुर्रम के माता की बात कर रहा है, शहजादा खुर्रम। ठीक, अगला पॉइंट, 1612 में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से उसका निकाह हुआ, जो बाद में इतिहास में मुमताज महल के नाम से विख्यात हुई। नेक्स्ट पॉइंट, 1628 में शहजादा शाहजहां अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण ए सानी की उपाधि से धारण करता है और गद्दी पे बैठता है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर नामक शीर्षक के तहत किया। यानी सिर्रे अकबर पूछा जाए क्या है, तो ये फारसी में अनुवाद है। किन चीज़ों का? उपनिषदों का। और किसने किया था? दारा शिकोह ने किया। अगला पॉइंट, दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेन पूल ने लघु अकबर की संज्ञा दी। यानी लघु अकबर के नाम से किसको जाना जाता है? तो दारा शिकोह को। अगला पॉइंट, शाहजहां ने भी दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। शाह बुलंद इकबाल भी किसका नाम है? दारा शिकोह का। मुगल बादशाह शाहजहां ने बलबन द्वारा प्रारंभ ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया। यानी सिजदा को समाप्त किसने किया? शाहजहां ने, है ना। सिजदा और पैबोस ये 2 कल्चर थे जिसको कि बलबन ने शुरू किया था। ठीक है ना। अगला पॉइंट, मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। यानी पूछा जाता है किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है, तो औरंगजेब था। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश में स्थित उज्जैन के निकट धर्मत नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य युद्ध हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1568 को औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेनाओं एवं दारा शिकोह के मध्य हुआ, जिसमें दारा शिकोह पराजित हुआ। अगला पॉइंट, उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई का था। देखिए ये लेखपाल परीक्षा के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट, औरंगजेब ने बीजापुर 1686 में, गोलकुंडा 1687 पर आधिपत्य स्थापित किया। यानी औरंगजेब ने बीजापुर को कब जीता था? 1686 में, और गोलकुंडा को 1687 में। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। सबसे ज़्यादा ये कट्टर मुस्लिम भी था और सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति भी इसी के समय में थे। औरंगजेब के शासनकाल में कुल सेनापतियों में 31.6% हिंदू थे, जिसमें मराठी की संख्या आधे से अधिक थी। अगला पॉइंट, अकबर के शासनकाल में यह अनुपात 22.5% तथा शाहजहां के समय में यह 22.4% था। ठीक है, और औरंगजेब के समय में यह 31% हो गया। अकबर महान ने अपने साम्राज्य में जजिया कर की समाप्ति की घोषणा की थी, किंतु औरंगजेब ने उसे 1679 ईस्वी में पुनर्जीवित कर दिया। अगला पॉइंट, औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1561 में, यानी 1551 से लेकर के 61 यानी 10 साल में करवाया। यानी राबिया उद दौरानी के मकबरे का जो निर्माण है ये किसने करवाया है? ये करवाया है औरंगजेब ने। ठीक, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। और इसे क्या दूसरा नाम भी दिया जाता है? द्वितीय ताजमहल भी इसी को कहते हैं। मेहरुन्निसा औरंगजेब की पुत्री थी।
नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब ने जहां आरा को साहिबात उल जमानी की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट पॉइंट, दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। देखिए मोती मस्जिद जो है ये किले के अंदर रहेगी और जामा मस्जिद जो है ये किले के बाहर रहेगी। फिर देखते हैं, मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था। अगला पॉइंट, वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। अगला पॉइंट, मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। अगर कभी पूछा जाए मनसबदारी में कितने वर्ग थे तो यानी 33 कैटेगरियां थी इसमें। अकबर ने 40वें वर्ष में जात एवं सवार जैसी दोहरी व्यवस्था लागू की थी। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। अगर पूछा जाए माल शब्द का संबंध मुगलों के समय में किससे था तो ये भू राजस्व से संबंधित था। पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत लाया गया। कई बार पूछा गया क्वेश्चन कि तंबाकू भारत में किसके द्वारा लाया गया, तो पुर्तगालियों के द्वारा। कब लाया गया? 1605 में। नेक्स्ट पॉइंट, अकबर द्वारा राम सीता की आकृति और राम सी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए गए। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था, यानी दरोगा मुगल काल में कौन होता था? टकसाल का अधिकारी। और टकसाल मतलब जहां पे सिक्के बनते थे। चांदी का सिक्का रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। ठीक है ना, जो चांदी का सिक्का था उसको रुपया कहा गया और तांबे के सिक्के को दाम कहा गया। अगला पॉइंट, चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। ठीक, अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया तथा इसमें सर्वप्रथम दस्ताने अमीर हमजा है। सबसे पहले किसका करवाया था? दस्ताने अमीर हमजा का। नेक्स्ट पॉइंट, जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी। औरंगजेब ने संगीत पे पाबंदी क्यों लगाई? क्योंकि वो क्या मानता था? ये इस्लाम विरोधी है। अगला पॉइंट, औरंगजेब के काल में सर्वाधिक संगीत की पुस्तकें लिखी गई। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो वह क्या बजाता था? वीणा। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या 5 है। गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे जिनमें से तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल का नाम उल्लेखनीय है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग, अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास मुख्य ध्रुपद गायक थे। ठीक है ना, तानसेन और हरिदास क्या थे? ध्रुपद गायक थे। नेक्स्ट पॉइंट, तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे है। अकबर ने तानसेन को कंठ भरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट पॉइंट, विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। अगर पूछा जाए अकबर के दरबार का कौन प्रमुख संगीतज्ञ था तो तानसेन, और अगर जहांगीर का पूछा जाए तो विलास खां। नेक्स्ट पॉइंट, महामनगा ने दिल्ली के पुराने किले में खैरुल मंजिल अथवा खैर उल मंजिल नामक मदरसे की स्थापना कराई, जिसे मदरसाए बेगम भी कहा जाता है। मदरसाए बेगम की स्थापना किसने करवाई है? तो ये महाम अनगा ने करवाया है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग कुछ मुगल कालीन पुस्तकें देखेंगे और उनके लेखक देखेंगे। निजामुद्दीन अहमद ने तबकाते अकबरी लिखा है। अब्बास खां सरवानी ने तारीख़ शेरशाही लिखा। हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखा। मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा लिखा। चंद्रभान ब्रह्मान ने चहार चमन लिखा और मोतमिन खान ने इकबाल नामा जहांगीरी लिखा। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में यह है कि अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासनकाल का एक राजकीय इतिहासकार था। उसने अपनी पुस्तक पादशाहनामा में शाहजहां कालीन इतिहास का वर्णन किया है। अगला पॉइंट, 1707 में औरंगजेब की
के बाद उसके 63 वर्षीय पुत्र मुअज्जम या शाह आलम ने बहादुर शाह प्रथम के नाम से सत्ता संभाली। यानी बहादुर शाह प्रथम के नाम से जब सत्ता संभाला तो इसकी एज कितनी थी? 63 साल। नेक्स्ट पॉइंट, शाहजहां द्वारा बनवाए गए प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी में था। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक था। उसका वास्तविक नाम अली गौहर था। नेक्स्ट पॉइंट, फारसी मुगलों की राजभाषा थी। अगर पूछा जाए मुगलों की राजभाषा क्या थी तो फारसी थी। और नस्तालीक एक फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। फिर देखेंगे हम लोग, मुगल बादशाह औरंगजेब नस्तालीक तथा शिकस्त लिखने में निपुण था। आइए फिर देखते हैं, अजमेर की किशनगढ़ रियासत के राजा सावंत सिंह 17वीं 18वीं सदी का वैष्णव उपनाम नगरी दास राधा का सेवक था। ठीक है। अगला पॉइंट, रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया हिंदी कविता के रीतकालीन कवि केशव दास द्वारा 1555 से 1617 ईस्वी की रचनाएं हैं। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उन्हें 500 बीघा भूमि दान में दी, जिसे एक प्राकृतिक तालाब भी था। ठीक है ना। तो अकबर ने किसको 500 बीघा भूमि दान में दी थी? तो चौथे गुरु रामदास को। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव 1605 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी पे चढ़वा दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, गुरु अर्जुन देव ने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर बसाए तथा मसनद प्रथा चलाई, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट, सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ तथा गुरु ग्रंथ साहिब में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास के उपदेश समाहित हैं। प्रमुख सिख गुरु और उनके कुछ इंपॉर्टेंट काम। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। पंजाबी जो लिखी जाती है वो किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी। और इसकी शुरुआत किसने किया है? गुरु अंगद देव ने। गुरु रामदास अमृतसर नगर की स्थापना करते हैं। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ का संकलन करते हैं। गुरु अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर का निर्माण करते हैं और गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों क्रमशः जहांगीर और औरंगजेब द्वारा मृत्युदंड दिया गया। यानी किनको किनको मृत्युदंड मिला है? तो अर्जुन देव को और तेग बहादुर को। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार द्वारा हत्या कर दी गई थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में की थी। नेक्स्ट पॉइंट, बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव अथवा लक्षण देव था। कई बार पूछा जा चुका है कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था। ठीक है। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना 1724 ईस्वी में चिन किलिच खां उर्फ निजामुल मुल्क ने की थी और 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत राजा आमेर का सवाई जय सिंह था। 18वीं शताब्दी का सबसे श्रेष्ठ राजा की बात करेगा तो सवाई जय सिंह। जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशालाएं बनवाई। इसके बाद मराठा शुरू होगा। हम लोगों ने मुगलों को ख़त्म किया और मराठा को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।